स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी और जेसीईआरटी कक्षा 6 की इतिहास पुस्तक पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पहले हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज अध्याय 5 राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दोस्तों हम लोग अध्याय स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण अध्याय में दिए हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जो है हमें अच्छे उत्तर लिखने में सहयोग प्रदान करते हैं, आकर्षक उत्तर बनाने में सहयोग देते हैं। ठीक है, तो हम लोग महत्वपूर्ण शब्दावली में देखते हैं अश्वमेध यज्ञ के बारे में। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है दोस्तों? प्राचीन समय में जब उत्तर वैदिक का काल आता है तो क्या होता है, राजाएं जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बनना स्टार्ट हो जाता है, पैतृक बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो ये राजाएं जो है वो अश्वमेध यज्ञ के द्वारा चुने जाने लगते हैं। राजाएं अश्वमेध यज्ञ कराते थे और उसमें क्या होता था, एक जो अश्व मीन्स घोड़ा, घोड़े को क्या करता है स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। घोड़ा क्या होता था, वो आसपास के जो जिस भी इलाके में जाता था वहाँ के राजा उसको आमंत्रित करते थे, मतलब उसको स्वागत करते थे, उसको पकड़ते नहीं थे। वो जो राजा नहीं पकड़ते थे वो मान लेते थे कि सामने वाला राजा हमसे शक्तिशाली, हम उससे युद्ध नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो जो राजा उस घोड़े को पकड़ता था या कैद करता था उसको क्या होता था, आगे करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, युद्ध में विजय हुआ तो ठीक हो, नहीं तो फिर उसका और राजा जो उसमें शामिल हो जाता था। ठीक, और जो जो राजा उसको घोड़े का स्वागत करता था, जो अपने इलाके से जाने देता था, वो उसको किया जाता था, आगे में आमंत्रित किया जाता था, उसे आमंत्रित किया जाता था। ठीक, आगे के बारे में समझ गए अश्वमेध के बारे में। अब होता है वर्ण। वर्ण क्या है? यह उस टाइम पे क्या होता था, हम लोगों ने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि जो कास्ट के जो मतलब जो सॉरी समाज का जो निर्धारण होता था, वर्गीकरण, वो क्या होता था, वो कर्म के आधार पे निर्धारण किया जाता था। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं जो ये समाज का वर्गीकरण जो है वो क्या होता है, वो जन्म के आधार पे धीरे धीरे परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल आते आते जनपद, जनपद मीन्स जहाँ पे जन मतलब लोग जो है जहाँ पे निवास करते थे उसको जनपद कहते हैं। ठीक है, महाजनपद, जनपद का विस्तार रूप महाजनपद है। ठीक, कर क्या होता है? टैक्स। टैक्स जो हम लोग पे करते थे उस टाइम पे, जो लोगों द्वारा कर लिया जाता था वो उसको टैक्स बोलते हैं, कर बोलते हैं। ठीक है, गण, गण ये संघ एक या एक, जैसे हम लोगों ने देखा कि शासक को चुना जाता था, ये गण एक और संघ जो है एक अलग राज्य थे। वज्जी जो है वहाँ पे क्या होता है, जो एक से राजा नहीं होते थे, वहाँ कई सारे राजा थे। ठीक है, वो लोग अपना सभाएं करते थे, सब कोई तर्क वितर्क होता था, उसके बाद निर्णय लिया जाता था। एक अलग शासन पद्धति के रूप है ये। ठीक है दोस्तों, आपको शब्दावली समझ में आ गया। आगे देखते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल। हमारा अध्याय स्टार्ट होता है उत्तर वैदिक काल से। इसका कालखंड जो है वो 3000 वर्ष पूर्व से स्टार्ट होता है। ठीक है, हम लोगों ने वैदिक काल के बारे में पढ़ा 3500 वर्ष पूर्व, जिस टाइम पे क्या होता है, जिस टाइम पे महाकाव्यों का रचना की जाती है। अब आता है उत्तर वैदिक काल, इसके 500 साल बाद में। ठीक है, 3000 वर्ष के पूर्व आसपास ये उत्तर वैदिक काल स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो है जो शासक के चुनाव में परिवर्तन होता है। यहाँ पे पहले क्या होता था, वहाँ शासकों को जो कुशल होते थे उसको सरदार चुना जाता था, कबीले का सरदार चुना जाता था। ठीक है, जन विश्व उसका समुदाय का सरदार होता था। अब उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये सरदार की पद्धति जो है, शासक की पद्धति धीरे धीरे पैतृक होनी स्टार्ट हो जाती है। पैतृक मतलब मेरा बेटा, मैं राजा, उसके बाद मेरा बेटा राजा, उसके बाद उसका बेटा राजा, उस तरह धीरे धीरे क्रम बोर्ड स्टार्ट हो जाता है। और ये क्या होता है, यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या है? जो कास्टिज्म, अभी तो कास्टिज्म चलता है, वर्ण जाति जाति चलते हैं। उस टाइम पे क्या था, जन्म के आधार पे वर्णों का विभाजन किया गया। पहले वैदिक काल पे हम लोग देखते हैं क्या होता है, कर्म के आधार पे सामाजिक वर्गीकरण किया गया था। धीरे धीरे ये वर्ण जो है कर्म से डायरेक्ट जन्म परिवर्तन हो जाता है। ये कालखंड उत्तर वैदिक काल आते आते। अब यहाँ पे जो ब्राह्मण है, शासक वर्ग है, विश्य या वैश्य जिसको वैश्य बोलते हैं, और शूद्र, ये लोग तो हम लोगों ने देख लिया था पिछले कक्षा में। ब्राह्मण जो पूजा पाठ कर्म कांड सब करवाते थे, धार्मिक अनुष्ठान कराते थे। शासक इसका क्या था, अपने प्रजा की देखरेख करना, युद्ध लड़ना। ठीक है, विश्य या वैश्य
ये लोग क्या करते थे, हमने पिछले कक्षा में पढ़ा, ये कृषि पद्धति, कृषि से संबंधित जो फिर व्यापारी वर्ग जो है वो अन्य अन्य कार्य सारे ये वेश्या वैश्य करते थे। ठीक है, ये शूद्र जो है, ये शूद्र क्या करते हैं, ये तीनों वर्णों की सेवा करते थे, सेवा देते थे ये तीनों वर्णों का। ठीक है, अब हम लोग इस काल में आते आते देखते हैं दोस्तों, जो महिलाएं की स्थिति है, महिलाओं को शूद्र के साथ समझ समझा जाने लगा। ठीक है, पहले क्या होता था, वैदिक काल पे हम लोग देखते हैं जो महिलाएं हैं वो हम अर्धनारीश्वर के रूप में हम लोग जानते हैं शिव भगवान को। तो वो महिलाओं को क्या एक विभिन्न अंग माना गया, अभिन्न अंग माना गया था। धीरे धीरे उसकी स्थिति में भी गिरावट आती है। और जो हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं, यज्ञों में पहले महिलाएं भी सहयोग करती थी, वो यजमान के रूप में वो भी विराजती थी। पर धीरे धीरे उनकी स्थिति भी गिरावट आती है इस उत्तर वैदिक काल के आते आते। महिलाओं को पहले हम लोग देखते थे, महिलाएं जो है हमने पढ़ा है, महिलाओं क्या है, वेदों की रचना में, ऋग्वेद की रचना में भी सहयोग करी है। उन्होंने कई सारे श्लोक लिखे हैं, प्रार्थनाएं लिखी हैं। हम लोग अनसुईया के नाम से जानते हैं, अनसुईया लोकमुद्रा हो गया, देवी कौशल्या है, इन सब के नाम जानते हैं, जो विदुषी महिलाओं के रूप में जो वैदिक काल में वेदों का अध्ययन करती थी, वेदों का पाठ करती थी, वेदों की रचना में अपना सहयोग देती थी। लेकिन धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति, शिक्षा में भी गिरावट आती है, उसकी स्थिति में गिरावट आती है। ठीक है, और महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठान वेद का अध्ययन करना में अलाउ नहीं किया जाने लगा। ठीक है, उनको शूद्र के साथ समझा जाने लगा था। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग जनपद। जनपद क्या है, जनपद मीन्स जहाँ पे जन मतलब लोग निवास करते हैं उसको जनपद कहते हैं। ठीक है, जनपद क्या है, जन के बसने का स्थान जनपद कहा गया। हम लोग यहाँ पे पहले देखते थे क्या, जो राजा जो थे वो क्या थे, जन के राजा थे, मतलब लोगों के राजा होते थे। लोग जो है राजा को चुनते थे। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होता है, जो राजा जो है वो जन के ना होकर के अब ये जो जनपद के राजा हो गए। क्या हो गए, जनपद के राजा, मतलब जिस क्षेत्र में अब निवास करते थे लोग उस क्षेत्र के राजा बन के लाने लगे राजा। ठीक है, हम लोग कुछ जनपद के नाम देखते हैं, जैसे दिल्ली में पुराना किला, फिर यूपी में हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा। ठीक है, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा यूपी में, और दिल्ली में पुराना किला के नाम से हम लोग देखते हैं, कुछ अवशेष इसके प्राप्त हुए। आगे देखते हैं ये जनपद में लोग क्या करते थे, तो ये लोग झोपड़ी में रहते थे पहले। ठीक है, झोपड़ी में रहते थे, और ये लोग पशुपालन का कार्य करते थे, कृषि का कार्य करते थे। कृषि में हम लोग देखते हैं ये लोग चावल, गेहूँ, धान का उत्पादन करते थे, दालें के उत्पादन करते थे, गन्ना का उत्पादन, तिल का उत्पादन, ये सारी चीज़ों की खेती करते थे। ठीक है, अब जो यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए जनपद से, इन अवशेष यहाँ पे जो बर्तन की विशेषता, खास प्रकार के बर्तन पाए गए। ठीक है, जो बर्तन वो क्या था, वो धूसर और लाल रंग के बर्तन थे। ठीक है, उस पर हम लोग देखते हैं सरल रेखीय और ज्यामितीय आकृति बनी होती है। ठीक, जिसमें लाइन पद्धति देखते हैं हम लोग, त्रिभुज हो गया, वर्गाकार, उस तरह की कई सारी आकृतियाँ, ज्यामितीय आकृतियाँ हम लोग देखते हैं। ठीक, जनपद के बाद आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों महाजनपद क्या है, ये जनपद का विस्तार रूप महाजनपद है। ठीक है, इसका कालखंड हम लोग देखते हैं 2500 वर्ष पूर्व के आसपास का कालखंड ये है। ठीक, हम लोग देखते हैं इसमें जनपद का विस्तार है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या है, पहले हमने वैदिक काल में पढ़ा कि राजा की न तो राजधानी होती थी, ना ही उसके पास अस्थायी सेना होता था, ना ही उसका किला होता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं उसकी एक अपनी राजधानी होती है। ठीक है, राजधानी का किलाबंदी प्रारंभ हो जाता है। किलाबंदी क्यों, किलाबंदी अपने शत्रुओं से सुरक्षा के लिए किलाबंदी किया जाने लगा। ठीक, इसके पास अस्थायी सेना होता था, जिसे नियमित वेतन दिया जाता था। पहले क्या हम लोगों ने पढ़ा है, ना इसके पास अस्थायी सेना होता, ना इसके वेतन दिया जाता। समुदाय के लोग जब युद्ध की बारी आती थी तो सभाएं होती थी, उसके बाद युद्ध में सबको पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन अब क्या होता है, इनके पास एक अपनी स्थायी सेनाएं इस कालखंड में आते थे, अपनी स्थायी सेनाएं होती है, और इनको नियमित वेतन दिया जाता था। हम लोग इस कालखंड में देखते हैं 16 महाजनपद के नाम देखते हैं, जैसे मगध हो गया, आपका वज्जी, अंग हो गया, गांधार के नाम से जानते हैं, कौशाम्बी हो गया, ये सारे महाजनपद थे। ठीक है, मगध इसमें सबसे शक्तिशाली जनपद था, मगध जनपद, जहाँ पे हम लोग देखते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद, महानंद, उसके बाद गुप्त साम्राज्य, ये सारे साम्राज्य वहाँ पे राज करते हैं। ठीक है, हम लोग सम्राट अशोक के बारे में जानते हैं, जो मगध साम्राज्य से रिलेटेड थे। अब हम लोग देखते हैं इस कालखंड में क्या होता है, कृषि पद्धति में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। कृषि पद्धति में परिवर्तन किसे, हमने हड़प्पा सभ्यता के आसपास पढ़ा, तो वहाँ पे लोहे की खोज नहीं हुई थी। ठीक, तो खेतों में भी उसके लोहे के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल के आसपास हम लोग देखते हैं, तो जो
हल्के जो नुकीला क्षेत्र होता है, मतलब फॉल जिसको बोलते हैं, हल्के फॉल क्या होता है, लोहे के बने होते हैं। उत्तर वेदी काल के आते आते क्या होता है, लोहे की खोज होती है। मगध का क्षेत्र जो है वहाँ पे लोहा उत्पादन होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या, जो हल्का फॉल होता है उसमें वो क्या है, फॉल लोहे के बने होते हैं। अब लोहे के बने होने के कारण जुताई अच्छे से होती है और उत्पादन भी अच्छे से होता है, खेत उपजाऊ बनते हैं। रोपण, इस कालखंड में हम लोग देखते हैं रोपण कृषि का विस्तार होता है। रोपण कृषि पहले क्या होता था, जो बीजों को है उसको बुना जाता था, छीटा जाता था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो रोपण कृषि यहाँ से प्रारंभ होती है, और रोपण कृषि से क्या होता है, उत्पादन अधिक होता है। दोस्तों आगे हम लोग महाजनपद में कर व्यवस्था के बारे में देखें तो कर व्यवस्था जो है वो फसलों पे लिया जाता था, कारीगरों को, पशुपालकों को, व्यापारियों पर और आखेट और संग्राहकों पे, इन सब पे अलग अलग कर लिया जाता था, ठीक है। देखें हम लोग फसलों पे जो है, कृषकों से फसलों पे उपज का उसका 1/6 भाग, कितना, उपज पे 1/6 भाग लिया जाता था, जिसे हम लोग भाग के नाम से जानते हैं, क्या, भाग के नाम से, ठीक है। कारीगरों से कर लिया जाता था, उसको महीने में एक दिन उसको शासक के यहाँ पे काम करना होता था, माह में एक दिन शासक के यहाँ पे काम करना होता था, उसे कारीगरों को कर लिया जाता था। पशुपालकों से जो जानवरों के उत्पाद है, जैसे दूध हो गया, मांस हो गया, जो भी चीज़ें, दूध और भी सारे जो प्रोडक्ट्स है गाय के, गाय के बोले थे, पशुओं के, उन सबको शासक द्वारा लिया जाता था जानवर उत्पाद के रूप में, ठीक। व्यापारी जो है क्रय विक्रय करते थे, सामानों को खरीदने और बेचने का कार्य करते थे, उस पर उनसे टैक्स लिया जाता था व्यापारियों से। आखेटकों और संग्रहकों से जो है उसको जंगल के उत्पाद जो है, जो जंगल से वो लोग आखेट करते थे और संग्रह करते थे, उन जो जंगली उत्पाद हैं उनको शासक के द्वारा कर के रूप में लिया जाता था, ठीक है। अब हम लोग देखें मगध जनपद, हम लोग आगे हम लोग दो जनपद के बारे में देखने वाले हैं, एक मगध जनपद महाजनपद और दूसरा वज्जी महाजनपद। दोनों के शासन व्यवस्था में किस प्रकार अंतर था, दोनों उस सब चीज के बारे में अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। मगध महाजनपद जो है, जो गंगा के एरिया, इस गंगा बिहार का जो एरिया है, गंगा सोन नदी का जो है, उस एरिया में मगध महाजनपद थे। गंगा और सोन नदी प्रमुख नदी थी जो इस मगध महाजनपद से गुजरते थे। ये नदियों के कारण यातायात में हो गया, फिर नदियों के मैदानी इलाके में जो कृषि उपजाऊ जमीन होने के कारण एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा, ठीक है। इसके एक भाग में जंगल था, जंगल के कारण यहाँ पे हाथी, ठीक है, हाथियों को जंगल से निकाला जाता था, लाया जाता था और उसको प्रशिक्षण दिया जाता था, और प्रशिक्षण के बाद इसका उपयोग जो है युद्ध में किया जाता था, ठीक है। युद्ध में किया जाता था, जहाँ पे खदाने थे लोहे के, जहाँ से लोहे अयस्क निकाले गए, ठीक है। और इन अयस्कों का प्रयोग करके हथियार बनाए गए, औजार बनाए गए, ठीक है, जिसका उपयोग ये लोग युद्ध में करते थे, जिसके कारण एक ये शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा, ठीक है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रमुख शक्तिशाली राजाओं के रूप में बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया आपका, फिर महानंद हो गया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में हम लोग देखते हैं, फिर सम्राट महान अशोक के बारे में हम लोग देखते हैं। ये सारे कहाँ से रिलेटेड थे, मगध महाजनपद से, ठीक। इसकी जो राजधानी थी वो राजगृह, जो वर्तमान राजगीर जो है वहाँ पे थी। उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पे, पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है, पटना, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरे महाजनपद वज्जी के बारे में देखते हैं। वज्जी, इसकी राजधानी वैशाली, बिहार के वैशाली जिले में थी इसकी राजधानी, ठीक है। यहाँ पे जो शासन व्यवस्था हम लोग देखते हैं, ये शासन व्यवस्था क्या है, यहाँ पे गण और संघ, हम लोग यहाँ पे शासन राजतांत्रिक देखते हैं, राजा द्वारा शासन किया था, उसके फिर राजा का बेटा शासक बनता है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। पर यहाँ पे जो है वज्जी में, महाजनपद में, वहाँ पे गण या संघ का शासन होता है। गण या संघ का मतलब यहाँ पे एक शासक नहीं थे, कई सारे शासक थे, ठीक है, कई सारे शासक यहाँ पे होते थे। और ये लोग तो निर्णय कैसे लेते थे, ये लोग सभाएं करते थे, वाद विवाद होता था, उसके बाद युद्ध में जो शासक नीतियाँ होने वाली उस पर डिबेट्स होते थे, उसके बाद निर्णय लिया जाता था, योजनाएं बनाई जाती थी, ठीक है, शासन व्यवस्था गण द्वारा, ठीक। इसका वर्णन हमें कहाँ पे मिलता है, तो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय में हम लोग इसका वर्णन देखते हैं। दीघ निकाय में अजातशत्रु और उसके प्रधान के द्वारा वज्जी पे आक्रमण के लिए रणनीति बनाने पे बुद्ध के पास इसको परामर्श के लिए भेजा जाता था कि युद्ध किया जाए या नहीं किया जाए, ठीक है।
तो दीघ निकाय में इसका वर्णन देखते हैं। यहाँ पे दीघ निकाय में जो है संघ का सजीव चित्रण हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे गुप्त शासकों द्वारा क्या किया जाता है, अंत में गुप्त शासकों द्वारा वज्जी को जीत लिया जाता है और अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं भारत के समकालीन यूनान और एथेंस में भी एक इसी प्रकार की शासन प्रणाली देखने को मिलती है, ठीक है। समकालीन ये भाग जो है वो वर्तमान न्यू एनसीईआरटी से गायब कर दिया गया है, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको यूनान और एथेंस के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। यूनान और एथेंस में क्या होता है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पे एक गणतंत्र व्यवस्था, प्रजातांत्रिक व्यवस्था चलती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सभी नागरिकों को समान दर्जा प्राप्त होता है, नागरिकता प्राप्त होती है। दास को छोड़ करके, जो दास वर्ग के लोग हैं तो उसको छोड़ करके सभी नागरिकों को नागरिकता प्राप्त होती है, ठीक है। और ये जो है सभाएं करते हैं सब, ठीक है। वर्ष में क्या होता है, लगभग 40 सभाएं होती थी और उस पर सभी नीतियों पे चर्चा किया जाता था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सभी नागरिकों को क्या होता है, सेना में पार्टिसिपेट करना होता था। सभी नागरिकों को सेना में सेवाएं देना अनिवार्य था, ठीक है। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी थी और अन्य स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके। धन्यवाद।